हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो की दी हुई डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, मेरे वीडियोज़ को शेयर और लाइक डेफिनेटली करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। What is economic planning? चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। मतलब कि हमारे जो कंट्री के पास नेशनल रिसोर्सेज हैं, हम उनका इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमारे देश की जीडीपी तो बढ़े ही बढ़े, नेशनल इनकम तो बढ़े ही बढ़े, साथ में सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमाइज हो। इन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड इन 1950। 1950 में इसकी स्टार्ट हुई थी और उसको कौन करता था? प्लानिंग कमीशन, एक डिपार्टमेंट सरकार ने बनाया था, एक आयोग बनाया था जो ये प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है, वो प्लानिंग करते थे। उसके बाद इन 2015 जनवरी में इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। तो इसका प्लानिंग कमीशन का नाम रिप्लेस होके अब ये क्या है? नीति आयोग। तो अब हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। India adopted the model of 5-year plans as followed by the Soviet Union. स्टूडेंट्स, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे देश जो दोस्त देश थे वो बहुत कम थे, लेकिन हमारा सबसे पुराना दोस्त था सोवियत यूनियन, जिसको आजकल हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी थी इनकी, तो इन्होंने भी 5 ईयर प्लान्स अपनाए हुए थे। वो भी प्लानिंग करके अपने इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करते थे। ठीक है जी। तो हमने भी उनसे ही ये मॉडल लिया था, उन्हीं की तर्ज पे हमने भी अपने देश में प्लानिंग करनी शुरू की थी और अपने गोल्स को अचीव किया था देश की तरक्की के लिए, देश की इकोनॉमिक तरक्की के लिए। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 एंड द लास्ट इन 2012. In between these years, some annual plans were also introduced as these 3 plans from April 66 to March 69. 3 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान के साथ साथ 3 ईयर प्लान भी बने थे। वो पहला तो था 66 से लेके 69 तक, ये 3 ईयर प्लान था और उसके साथ 2 एनुअल प्लान भी बने थे। पहला एनुअल प्लान था 1979 से 80, 1990 से 1992, ये 2 एनुअल प्लान भी बने थे। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे नीड फॉर प्लानिंग क्यों हुई, प्लानिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी हमारे देश में। यहाँ प्लानिंग सिर्फ इकोनॉमिक से रिलेटेड है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों हुई, क्या जरूरत थी उसकी? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर इकोनॉमी वाज बैकवर्ड। हम पिछड़ी हुई इकोनॉमी मिली थी हमें अंग्रेजों से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने हमारा शोषण किया था, हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया था, हमारे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और सारा प्रॉफिट वो अपने पास रखते थे। हमारे देश की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो हमें बैकवर्ड इकोनॉमी में क्या मिला? हमारे लेवल ऑफ आउटपुट बहुत कम थी 1947 में। हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी का तो मतलब आपको पता ही ना, उत्पादन करने की क्षमता। और हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बिकॉज एग्रीकल्चर पे हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट थी। मोर देन 70% लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर थे और वहाँ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी। किसानों के पास, जो टिलर ऑफ द सॉइल जिनको हम बोलते हैं, उनके पास अपनी सबसिस्टेंस फार्मिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। जो कमर्शियल फार्मिंग करते थे तो उनको डेट ट्रैप में वो फंस जाते थे, जिसकी वजह से गरीब ही रह जाते थे और हमारे देश की राष्ट्र आय नहीं बढ़ती थी। सच टाइप ऑफ इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी को हमारा देश, हमारी कोई भी सरकार, जो पहली सरकार बनी थी, वो इसको मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। और अगर वो ऐसा करते, डिमांड और सप्लाई की मार्केट फोर्सेस पे इसको छोड़ते, तो क्या होता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वो इसका नाजायज़ फ़ायदा लेते, वो प्रॉफिट कमाते, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिट कमाना बुरी बात नहीं है। और एक्चुअल में प्रॉफिट कमाना भी कोई बुरी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट करके पैसा लगा के प्रॉफिट कमाता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती थी? गवर्नमेंट चाहती थी कि साथ के साथ सोशल वेलफेयर हो, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च पाएंगे, उनके लिए रोटी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, उनके लिए अनाज पूरा नहीं हो पा रहा था। सरकार को लगा कि अगर हमने डिमांड एंड फोर्सेस में अपनी गरीब जनता को छोड़ा, गरीब पॉपुलेशन को छोड़ा, तो हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी,
हमें दोबारा फिर किसी कंट्री का गुलाम ना बनना पड़ जाए। तो इसलिए हमें लगा कि हमें प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। ठीक है जी। सो इंडियन इकोनॉमी नीड अ बिग पुश। तो हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अगर ज़्यादा पैसा लगाते या ज़्यादा एंटरप्रेन्योर पैसा लगाते तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान देते, सोशल वेलफेयर की तरफ नहीं। तो हम आगे बात करते हैं अब इकोनॉमिक सिस्टम की। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री। इट इंक्लूड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू इकोनॉमिक ऑर्डर इन कंट्री। इसका मतलब है कि वो कौन सा सिस्टम अपनाते हैं हम। इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब यहाँ क्या है, प्रोडक्शन। हमें आपको पता है कि इकोनॉमिक के 3 साइकिल होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा रिसोर्स एलोकेशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये ऑर्डर जो फॉलो करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या अपनाना पड़ता है। क्या हम पूरी तरह इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड काम करें, सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ध्यान दें, क्या हम सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान दें ये करते हुए, या मिक्स्ड इकोनॉमी चलाएं। तो इसको हमने अब आगे 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसका सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड दे आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन टू अर्न प्रॉफिट और मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज their profit, where means of production are, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास होते हैं और उनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। उनको मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज इसीलिए तो वो पैसा लगाया है उन्होंने। तो इस तरह की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस और रिसोर्सेज आर टेकन बाय सम सेंट्रल एजेंसीज लाइक गवर्नमेंट विद द व्यू ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। और उन्होंने मैक्सिमाइज क्या करना होता है? सोशल वेलफेयर। ये उस तरीके की इकोनॉमी या उस तरीके की कंट्री में लगता है ये सिस्टम जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गरीब होती है या पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो गरीब होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। वहाँ सोशलिस्टिक इकोनॉमी लगती है। और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी in which there is a private as well as public ownership of the means of production. These decisions are governed by the principle of profit maximization, but not without checks and balances of social justice. तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं, नो डाउट कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर करता है, बट अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज। पब्लिक सेक्टर भी होता है। पब्लिक सेक्टर का काम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को सस्ता सामान प्रोवाइड करना, बिकॉज वो जो गरीब जनता है, गरीब पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन है, उनको भी ध्यान रखा जा सके। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, इस तरीके से काम करते हैं कि उनको भी प्रॉफिट हो। तो दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेट करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर के लिए। बिकॉज क्यों ये ऐसा क्यों है कि साथ के साथ उनको प्राइवेट ओनरशिप भी चाहिए और सोशल वेलफेयर भी हो। ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? वो दोनों चीज़ें तभी हो सकती हैं जब प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट अर्न करे और गवर्नमेंट टैक्सेस के रूप में उस प्रॉफिट का इस्तेमाल सोशल वेलफेयर के लिए करे। क्योंकि अगर सिर्फ सोशल वेलफेयर ही होगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा नहीं प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी कंट्री ने ये रोल मॉडल अपनाया है जिसमें जीडीपी की ग्रोथ तो हो ही रही है, साथ में पीडीएस सिस्टम के साथ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ, जिसमें हम कहते हैं कि राशन कार्ड से सामान लेने वाले लोगों की तादाद भी हमारे देश में कम नहीं है। तो चलिए अब हम इन तीनों सिस्टम्स के फीचर्स पढ़ते हैं। पहला है फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, प्राइवेट ऑनरशिप होती है इसमें प्रोडक्शन की और मैक्सिममाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। और तीसरा गवर्नमेंट डोंट पार्टिसिपेटिंग इट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और जो सोशलिस्टिक पैटर्न है, सोशलिस्ट पैटर्न में फीचर इसमें क्या है कि ये ओन्ड बाय सोसाइटी थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सो गवर्नमेंट इज ट्रू ऑनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद फीचर्स है बोथ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज द गवर्नमेंट आर ऑनर्स। इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ऑनर्स होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर प्राइवेट प्रोड्यूसर एंड सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर प्राइवेट प्रोड्यूसर एंड सोशल वेलफेयर फॉर
पब्लिक इज द मोटिव, इसमें ये मोटिव होता है। और इसमें बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को सिग्निफिकेंटली इसका में पार्टिसिपेट करना पड़ता है या करते हैं। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे मेरिट्स की। सो मेरिट्स क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स हैं स्टूडेंट्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेरिट सबसे बड़ा है कि सेल्फ इंटरेस्ट, कि जो प्रमोटर्स हैं, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देंगे। और कुछ हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि जहाँ सेल्फ इंटरेस्ट होता है वहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं और इससे कंट्री की जीडीपी बढ़ती है। दूसरा क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी में ग्रोथ प्रोसेस जो बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति के पास हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, सबको अनाज मिलना चाहिए, सबके पास कपड़े होने चाहिए, सबके पास एक एक घर होना चाहिए। तो ये सोशलिस्टिक पैटर्न है जिसमें सोशल जस्टिस को ध्यान रखा जाता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा मेरिट है वो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन प्रॉफिट टू इंक्रीज जीडीपी। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो फोकस करते हैं जीडीपी कैसे बढ़े, और गवर्नमेंट होती है उसको सोशल वेलफेयर कैसे बढ़े। गवर्नमेंट का फोकस क्या रहता है? सोशल वेलफेयर। और हाँ, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज वो है डीमेरिट्स का मतलब यहाँ पे है, इसमें सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, सोशल वेलफेयर का ध्यान नहीं रखा जाता। और इसमें क्या होता है? डीमेरिट। इसका डीमेरिट क्या है? स्लो ग्रोथ ऑफ जीडीपी। इसमें जीडीपी उतनी नहीं बढ़ पाती क्योंकि सारा कुछ तो सोशल वेलफेयर में लगा हुआ है, प्रॉफिट तो होता ही नहीं है या बहुत स्लो रेट है प्रॉफिट अर्न करने का, तो जिसकी वजह से जीडीपी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती कंट्री की। और मिक्स्ड इकोनॉमी में इसका जो सबसे बड़ा डीमेरिट है वो ये है कि वो उसमें कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, जिसकी वजह से कई बार इनएफिशिएंसी बढ़ती है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इनका सहारा लेना पड़ता है, इनसे परमिशंस लेनी पड़ती हैं, तो उनको क्या होता है? इनएफिशिएंसी बढ़ती है जिस वजह से, और करप्शन बढ़ता है। करप्शन कहाँ बढ़ता है? करप्शन बढ़ता है गवर्नमेंट एजेंसीज में। वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपना काम करवाने के लिए करप्शन या करप्ट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और पब्लिक एंटरप्राइजेज में बिकॉज सोशल वेलफेयर चल रहा है, आप कितना काम करते हो कितना काम नहीं करते, आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, तो उससे इनएफिशिएंसी बढ़ती है। तो चलिए इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग के गोल क्या है भैया? सबसे पहले गोल है हमारे देश की जो प्लानिंग है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? जीडीपी मतलब हमारा क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है नेशनल इनकम। जीडीपी का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम। उसके बाद इट इंप्लाइज इंक्रीज इन, जीडीपी बढ़ने में से क्या होता है? हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती हैं। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे क्या होता है? आपको इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। और हम अपने रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो जीडीपी ग्रोथ से ये होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है? मॉडर्नाइजेशन से क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसको न्यू टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, या यूँ कह लिए एडवांस। स्टूडेंट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ क्या है? रोज़ कुछ ना कुछ नया बदलता जा रहा है। साइंस में बहुत सारी इनोवेशंस होती हैं जिसका हम इकोनॉमिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये साइंस की वजह से मैं आपको बहुत दूर बैठे हुए भी, शायद मैं आपको जानता भी नहीं या आप भी मुझे नहीं मिले कभी, फिर भी हम एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं। तो ये मॉडर्नाइजेशन ही है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इस लॉकडाउन के पीरियड में भी, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड में भी
हमारा देश या सारी दुनिया एक साथ कैसे जुड़ी रही है, कैसे हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन में हमें इनोवेशन की तरफ ध्यान देना है, इनोवेशन की तरफ ध्यान देना है। हमें नई टेक्नोलॉजी अपनानी है, हमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगाने हैं। उसे होगा क्या, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं देश की। ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंस का मतलब जब हम खुद आत्मनिर्भर बने, अपनी ज़रूरतें पूरी करने में खुद सक्षम हो। यहाँ पे हम सेल्फ रिलायंस का मतलब हम डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर essentials of life like food, medicines। इससे होता क्या, जब हम डिपेंड रहते हैं तो दे एक्सप्लॉइट अस और ब्लैकमेल अस पॉलिटिकली। वो कंट्रीज जिन पे हम फिर डिपेंड रहते हैं यदि, तो वो हमें एक्सप्लॉइट करती हैं। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारा मजाक उड़ा सकती हैं, हमें नीचा दिखा सकती हैं, हमें मिसयूज़ कर सकती हैं, ब्लैकमेल कर सकती हैं पॉलिटिकली हमें। तो हमें अपने आप को सेल्फ निर्भर बनाना होता है। हमें अपने देश में हमने ये प्रायोरिटी दी कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे ताकि किसी के आगे झुके ना हमारा देश। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक साथ, सबका विकास एक साथ, सारे जनों का, जितने भी पॉपुलेशन है सबको इक्वल चांस ऑफ ग्रोथ टू अर्न लाइवलीहुड। ये हमारा इकोनॉमिक सबसे बड़ा इक्विटी का प्रिंसिपल है, या यूँ कह लीजिए ऑब्जेक्टिव है कि इक्वल चांस मिलना चाहिए सबको ग्रोथ का, एंड टू अर्न लाइवलीहुड। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ सबको मिलना चाहिए। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ शैल स्प्रेड across all sections सोसाइटी। अदरवाइज हमारी तरक्की का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा यदि हमारे आधी पॉपुलेशन गरीब है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर है। ठीक है जी, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अचीवमेंट्स ऑफ द गोल्स। हमने क्या पाया, अचीवमेंट्स क्या हुई। ये जो प्लानिंग की, 5 ईयर प्लानिंग की, देश ने इकोनॉमिक प्लानिंग की, उसमें हमने अचीव क्या किया। हमने अचीव किया, सबसे पहले हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ी है। यस, हमारे देश की इनकम बढ़ी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो नेशनल इनकम थी वो आज़ादी के समय पे जो रेट था वो रेट था सिर्फ 0.5% पर एनम। ठीक है जी, दैट ये इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन नेशनल इनकम रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। बट आज यदि देखें तो हमारी करंट फ्यू ईयर्स में वो 7% to 9% तक है। ठीक है जी। चलिए आगे है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। हम ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन की वजह से हमारे दूध की कमी नहीं है हमारे देश में, मिल्क प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है हमारे देश में, एग्रीकल्चर बहुत प्रॉस्पेरस हुआ है। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, हम सिर्फ फार्म प्रोडक्ट्स, not only farm products are exported but also other products are
exported and manufactured in our country। उसके बाद इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर। आज हमारा देश किसी में भी पीछे नहीं है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो। हमारे देश में 6 लेन 4 लेन सड़कें बनी हुई हैं। देश सारा गांव हमारे सड़कों के साथ जुड़ गए हैं, एक दूसरे के साथ हम जुड़े हैं। कम्युनिकेशन के सिस्टम कितना स्ट्रांग है ये हम इसका सबूत हम सारे अभी एक दूसरे के साथ जो वीडियो के साथ कांटेक्ट में हैं उसको देख के किया जा सकता है। समझ सकते हैं हम कितनी तरक्की की है हमारे देश ने। इरिगेशन, सिंचाई के लिए हमें पानी चाहिए, बिजली चाहिए हमें देश में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते रहने के लिए, इंडस्ट्री को चलाते रहने के लिए। तो ये इसमें हमने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की है, इम्प्रूव्स अ लॉट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, अगर स्कूलिंग जिसको हम एजुकेशन सेक्टर बोल सकते हैं, हेल्थ सेक्टर, हमने इसमें भी बहुत सारे अचीवमेंट्स की है। हमारा डेथ रेट कम हो गया है, हमारा बर्थ रेट कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। हमारे यहाँ पे एजुकेटेड लोगों की संख्या, नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, बढ़ गया है। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 1948 में यदि हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड हमारा 792 करोड़ रुपीस था, सिर्फ 792 करोड़, ठीक है जी। और ये 2016-17 तक आते आते ये कितना हो गया हमारा 40,31,719 करोड़ रुपीस। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे देश ने कितनी तरक्की की हुई है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मैं आपको अगले चैप्टर भी इसी तरह कराता रहूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट।